ठीक है, बाय 7:30। किसी को कुछ भी डाउट्स है तो आपको ये भी नहीं होगा कि लेट नाइट में कर रही हूँ या कुछ भी है। प्लस आई स्टार्ट गिविंग यू टेस्ट ऑल्सो नाउ। कल हाँ होगा टेस्ट तो। किस चीज का? बेटर है। चलो हमें करना है क्वेश्चन नंबर 9। इजी है। अगर क्वेश्चन नंबर 8 छुड़वाया है स्कूल से, हाँ आई विल से कि हाँ कोऑर्डिनेटर्स चाहिए, पर क्वेश्चन नंबर 9 हम कर सकते हैं। हमने किया है मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। सी आई एम इन अ डायलेमा कि कल मैं टेस्ट लूं कि नहीं लूं। मैं दो हिस्सों से सोच रही हूँ। ठीक है ना, एक तो आपका सिलेबस पूरा करवाना है, एक आपको रिवीजन करवानी है। सिलेबस पूरा करवाने का मतलब है कि सारी चीजें आपको समझ में आए। ठीक है, ऐसा नहीं है आज 14th हो गई और जिस हिसाब से चैप्टर देख रही हूँ इसको एक दो दिन और लग जाएंगे। ठीक है ना, सो आई एम जस्ट थिंकिंग आई गिव यू होम असाइनमेंट, घर से सॉल्व करके मुझे ला कर दो, ताकि मैं संडे को भी अगर आपकी क्लास हो सके तो ले लूं, ताकि एक्स्ट्रा काम हम आगे बढ़ सके। तो मैं ये कर लूंगी। तो मैं आज सोच रही हूँ आप टेस्ट की प्रिपरेशन करके आना। कल हुआ तो टेस्ट हो जाएगा, वरना घर के लिए असाइनमेंट मिल जाएगी। वही टेस्ट घर पे आई इन्फॉर्म इन द ग्रुप की पेरेंट्स प्लीज सुपरवाइज एंड अटेम्प्ट द टेस्ट इन द गिवन टाइम। और आपने मुझे अगले दिन ला कर देना है वो शीट। ठीक है, ये कर लेते हैं हम लोग। मैं वो सिर्फ सोच रही हूँ, अभी एक प्रोसेस में है कि वो करना चाहिए कि नहीं मुझे। बट आई वॉन्ट एवरीवन, जिसके नहीं होंगे उसके 0 मार्क्स लगा के ग्रुप में मैसेज डाल दूंगी मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये दोनों के एरियाज को ना इक्वल प्रूफ करना है। ये जो शेडेड पोर्शन हमने किए हैं, ये दो एरियाज को हमने इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, सो हमें टू प्रूव है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी पी। हाँ जी। बाकी क्यों नहीं आए वो आज हमारे तीन बच्चे? स्कूल आए थे कनव, और दूसरे तुम्हारी क्लास में है कि दूसरी क्लास में? ओके। ओके, वेरी। इसलिए नहीं आना। और दिव्यम तो भी नहीं आएगा। चलो बच्चों, हमने इसमें ना देखो, जब भी मीडियन की बात की जाए तो आपको पता है एरियाज की बात हो रही है और मीडियन की क्लास हो रही की बात हो रही है। ठीक है, आपको डी दिया हुआ है, इट्स द मिड पॉइंट। तो गिवन हमारे पास है कि डी जो है वो मिड पॉइंट है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। दरवाजा बंद करते बच्चे। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। अब प्रूफ में देखो, मुझे पता है कि अगर एडी इज द मीडियन इन द ट्रायंगल, एडी अगर मीडियन है तो क्या होगा? तो मुझे पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। क्यों? हमने प्रॉपर्टी थ्योरम क्या पढ़ी थी? मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है, सिंस मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स, एक तो बोला करो साथ साथ, डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। बात समझ में आ गई? अगर कहीं लिखा हो ना इक्वल ट्रायंगल्स, तो वो नहीं होगा। टू इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड नहीं करता, टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया उसमें डिवाइड करता है। बात समझ में आ गई सबको? फर्क समझ में आ गया ना? टू इक्वल मतलब हर तरह से इक्वल, लेकिन सिर्फ एरिया इक्वल। जैसे मुझे 40 प्रोडक्ट चाहिए तो कोई 5 इंटू 8 कर रहा है, कोई 10 इंटू 4 कर रहा है। तो फाइनल आंसर 40 मुझे मिल गया। अब आपने 1 इंटू 40 मल्टीप्लाई किया या 2/5 इंटू सब नंबर मल्टीप्लाई किया, आई एम नॉट बॉदर्ड बाय दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। मैं कह रही हूँ मुझे 40 प्रोडक्ट चाहिए, तो मुझे एरिया का नंबर सेम चाहिए। जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करो, जो मर्जी बेस हाइट रखो। ठीक है, दैट मीन्स इक्वल एरिया। एक होता है इक्वल ट्राइंगल्स, मतलब सेम टू सेम बनाने हैं। जो मेरे पास है वही आपके पास है। जैसे दो 500 के नोट बिल्कुल इक्वल है, सेम है। जो मेरे पास 500 होगा, अपार्ट फ्रॉम दैट नंबर जिसमें हमें वो सीक्वेंस या सीरीज जो भी नंबर की दी होती है उसको छोड़कर, आपके वाले 500 और मेरे वाले 500 की वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू वही है।
समझ में आ गया कि अगर आप हम दोनों नोट्स एक्सचेंज कर देते हैं until unless I have some specific affiliation to a sequence or a number or that serial number, मुझे अदरवाइज कोई फर्क नहीं होगा अगर हमने नोट्स को सेम नोट्स को एक्सचेंज कर लिया। बात समझ में आ गई? तो वो चीज होती है, ठीक है। तो अब हमारे पास पता है कि ये हो गया। अच्छा, अब छोटे वाले ट्राइंगल में आ जाओ। कौन से वाला दिख रहा है आपको? बीपीसी। देखो सर, ट्राइंगल बीपीसी में भी क्या पीडी इज द मीडियन? ठीक है, पीडी भी मीडियन हो गया, ये भी मीडियन होगा। यहां से शुरू कर लो। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सीपीडी। ये दोनों भी एरियाज में इक्वल हो गए अपने। एक बार देखो सब बोर्ड पर, ये दोनों बड़े वाले ट्रायंगल तो एरिया में इक्वल है। ये बात समझ में आई? तुमने कहा ये छोटे बड़े वाले दो जो है ये तो आपस में एरिया में इक्वल है। फिर उसके बाद मैंने कहा जो छोटे वाले दो है ना वो भी एरिया में इक्वल है। ठीक है, ये जो छोटे वाले दो हैं ये भी आपस में एरियाज में इक्वल है। तो क्या करना चाहिए अब हमें? क्या लगता है क्या करना चाहिए? सोचो, थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंकिंग। मैंने दो बड़े वाले देखे, एबीडी दिख रहा है कौन सा बड़े वाला ट्रायंगल? ये वाला, ये वाला। ये बड़े वाले आपस में दो इक्वल एरियाज के हैं। और उसके बाद जो छोटे वाले अंदर वाले दो छोटे थे ये वाले, ये भी इक्वल एरिया के हैं। तो क्या करना चाहिए हमें? सबको प्लस करेंगे तो क्या होगा? हम्म, ए बी पी है ये मेरे पास। थोड़ा सा इसको ठीक बनाओ फिगर को, ये थोड़ा सा ना हमारा, हाय हाय, इतना मुझसे समटाइम्स कुछ नहीं करना। देखो, अब ध्यान से देखो, तुम्हारे पास ये बड़े दो ट्रायंगल है, एक पूरा ट्रायंगल है। तुमने इसके दो हिस्से किए मीडियन के साथ। ठीक है, ये तुम्हारे पास था एबीसी, तुमने डी बनाकर मीडियन बनाकर दो हिस्से कर दिए और इस मीडियन पर एक पी पॉइंट ले लिया। फिर तुमने ज्वाइन किया इसको और इसको। ठीक है, तो बात तुमसे पूछी जा रही है इन दो ट्राइंगल्स के एरिया को हमने इक्वल करने की। बात हो रही है इन दो ट्राइंगल्स के एरिया को इक्वल करने की। तुमने पहले कहा कि जो ये बड़े वाला ट्राइंगल दिख रहा है ना ये एबीडी, और ऐसे ही ये एसीडी, इनके एरियाज आपस में इक्वल है। फिर तुमने कहा ये छोटे वाले जो दो दिख रहे हैं ना इनके भी एरियाज आपस में डिफरेंट। अब क्या करेंगे इन दोनों के एरियाज के साथ? किससे? बिगर। तो बिगर कौन सा वाला है इसमें? एबीपी नहीं, बिगर नहीं है। कौन सा बिगर होगा? देखो ना तुमने कौन सा लिया है? एबीडी, है ना? दिख रहा है एबीडी पूरा ये। छोटा कौन सा है? बीपीडी। नाम पढ़ो ना, देखो यहां पर मैंने कौन से लिया है, रीड द नेम्स एंड देन कंपेयर। प्लस क्यों कह रही थी बेटा तुम? हम्म, एरिया निकालना तो है बेटा। मेरी बात सुन, मैंने कहा देखो जस्ट थिंक लॉजिकली, क्वेश्चन में फिगर को देखो। तो अभी मैं कहती हूँ कॉपी मत किया करो, तुम्हारे पास ये पूरा एरिया है। ठीक है, मतलब तुमने कहा ये वाला ट्रायंगल देख, ये ए बी सी है और ये डी है। तुमने कहा इन दोनों के एरिया इक्वल है। फिर तुमने इनमें से ऐसे लाइन ड्रॉ की, ये वाला पॉइंट पी ले लिया और तुमने कहा ये भी एरिया इक्वल है। ठीक है, दो बड़े वाले नंबर्स इक्वल थे, मान लो हो गए एक्स, मान लो ये हो गया एक्स। ठीक है, पूरे वाला है एक्स एंड एक्स, और ये छोटे वाला मैंने मान लिया वाई, ये दोनों छोटे वाई और वाई। तो ये वाला एरिया कितने का हो गया? ये जो बचा एबीपी, पूरा ये ट्रायंगल था। ठीक है, ये वाले का पूरे का एरिया तुमने जो लिया है वो है एक्स। ठीक है, फिर इसमें मैंने ऐसे एक पॉइंट मार्क किया और इतना एरिया निकाल दिया और मैंने कहा ये वाई है। तो जो बचा हुआ एरिया है वो कितना होगा? एक्स माइनस वाई होगा ना। तो क्या कर रहे हैं, बड़े एरिया से छोटा एरिया सब्ट्रैक्ट। तो समझने वाली बात बच्चों क्या है तुम्हारे लिए यहाँ पर, कि जब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी कह रही हूँ और एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी, तो मैंने यहाँ पर एक स्पेस स्पेसिफाई कर दी। उसका मतलब है कोई एक नंबर है, वो 40 50 60 80 कुछ भी एक नंबर है ना। उस नंबर की वैल्यू नहीं पता, क्योंकि हम जनरल नहीं करें कि 40 भी होगा तभी ये होगा, 30 होगा तभी ये होगा, कि कुछ भी हो वो हमेशा इक्वल हो। मैंने आपको ये नहीं कहा कि ट्रायंगल में बेस 4 होगा,
मीडियन इतना होगा तब एरिया इक्वल है, नहीं मैंने कहा कुछ भी हो, कल आप कुछ भी ट्रायंगल ड्रॉ करके लेकर आओगे, यू विल ड्रॉ मीडियन, द एरियाज विल बी इक्वल, मैंने आपको ये कहा, ठीक है ना। तो उसको हम ना जनरलाइज जब करते हैं ज्योमेट्री में, हम बोलते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब है, आप देखोगे कि एबीडी ने कौन सी स्पेस ऑक्यूपाई की है, सबको दिख रही है ना, एबीडी के लिए स्पेस कौन सी है, ये ए है, ये बी है और डी। फिर ऐसे ही एसीडी की स्पेस कौन सी है, आपने ऐसे ए सी और डी मार्क कर दिया। तो अब तो मैं यहाँ पे दो डिफरेंट कलर्स यूज कर लेती हूँ कि चलो ये एबीडी है और मान लो ये एसीडी है, ठीक है। इसमें मैंने कहा इन दोनों के एरियाज आपस में इक्वल है, आपने कहा ठीक होगी बात। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा जी इसमें से हमने ऐसे एक स्पेस मार्क की, ऐसे एक स्पेस, एक छोटी स्पेस अलग से और देखी, इनके एरियाज भी आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, अब हमारा सोच क्या है कि जाना कहाँ है, एबीपी पर। तो इन दो में से जब मैंने ये दो इक्वेशंस लिखी हैं, मैं इस वाले पर कैसे पहुंचूंगी, तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे। ट्राई टू थिंक इट, ट्राई टू रीजन इट, समझ में आ गई बात ये। तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट टू फ्रॉम वन, सब्ट्रैक्ट टू फ्रॉम वन। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीडी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी माइनस एरिया, हाँ ब्रेन कहाँ, कौन से वाला, नहीं नहीं नहीं, काशमियन, ठीक है, माइनस सी पी डी। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो बनकर आता है ना, दो ये बड़ा स्पेस, इसमें छोटी स्पेस निकाल दिया। आप सोचो आपके पास कटिंग के लिए है ये पूरा ट्रायंगल था, ये आपको कहा कि फोल्ड किया, आपको कहा कि उनके नंबर सेम आ रहे हैं, ठीक है। फिर एक ने ये कट कर दिया, आपने ये कट कर दिया, माइनस करने का मतलब है कि उतना निकाल दिया पोर्शन, तो बचा कौन सा, बीपी एबीपी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीपी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एसीपी, एसीपी, समझ में आ गया, समझ में आ गई बात ये हमें, हेंस वी हैव प्रूव्ड। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीपी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीपी, समझ में आ गई बात ये, समझ में आ गया। ये हमें ब्लॉक्स रखे हुए थे, मान लो ऐसे हमने चार ब्लॉक्स रखे हुए हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा और अब आपको इलेबोरेट करती हूँ हाउ टू व्यू, मैंने कुछ इस तरह से ये चार ब्लॉक्स रखे हुए थे, ये ऐसे और फिर ये ऐसे। आपने कहा कि ये जो पोर्शन हमारे पास एक साइड पे बन रहा है और दूसरे साइड पे बन रहा है, इनके एरियाज इक्वल है, फिर आपने ये नीचे वाले ब्लॉक हटा दिए दोनों, कि ये भी इक्वल एरिया वाले थे, तो जो बचा वो भी इक्वल है। बात समझ में आ गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 10 भी ना मैं इजी वे में ही करवाती हूँ आपको, कर दो इरेज इसको। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक स्क्वायर दिया हुआ है हमें, ठीक है। ऐसा स्क्वायर देकर ना उसने कहा कि इंटीरियर में ना कोई भी एक पी पॉइंट मार्क कर लो, कहीं भी अपनी मर्जी से, आपकी अपनी मर्जी, आपने एक पी पॉइंट मार्क किया और चारों वर्टिसेस को उस पी पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने नाम लिखा इसके हिसाब से, ये ए और ये बी और ये सी और ये डी, एंड दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। अब ये ऊपर वाला रीजन जो उसने ग्रीन मार्क किया, उसे तो मैं ग्रीन मार्क कर रही हूँ बिकॉज आई हैव अ ग्रीन पेन, ये वाला ग्रीन मार्क किया, और दूसरा मैं ब्लू मार्क कर रही हूँ रेड की जगह। कहते हैं ये जो हमने ऐसे रीजन्स लिए हैं ना, ये कहते हैं ये बताओ भी इनके एरियाज क्या होंगे, इनके एरियाज आपस में रेशो बताओ क्या होगी। ठीक है, पहली बात तो स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एबीसीडी स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हुआ,
ऑल साइड्स इक्वल, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। ठीक है, पॉइंट पी इंटीरियर में। अब मैं बात करती हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी। क्या लिखोगे इसको? मान लो मैंने इसकी हाइट ली कुछ ऐसे, इसकी हाइट को मैं h1 लिख लेती हूँ। ठीक है, इसकी हाइट को मैंने लिखा पी एम, लिख देते हैं। ठीक है, लेट पी एम परपेंडिकुलर टू ए डी एंड पी एन परपेंडिकुलर टू सी बी। ठीक है, चारों परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो खुद आपको समझ में आएगा। यहां से पी क्यू ड्रॉ कर लेते हैं, इसका और इसका पी आर। समझ में आ गई बात? ये हमने चारों परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए। ठीक है, पी एम, फिर मैंने लिखा ये एन है। ठीक है, पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी एंड पी आर परपेंडिकुलर टू सी डी। रीजन आउट कर रहे हैं बस ये। समझ में आ गया? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीडी क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है एपीडी का? एडी, और हाइट कितनी है? पी। समझ में आ गया? ऐसे ही इसके साथ वाला जो एरिया था वो है बीपीसी, है ना? हम्म, ये पीबीसी के साथ, हाँ। ठीक है, अब मेरे पास जो एरिया है वो है बीपीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीसी क्या होगा? हाफ इंटू बीसी, क्या बेस होगा बीसी, हाइट क्या होगी? पीएन। ऐसे ही एरिया निकाल लो ट्राइंगल एपीबी का। एपीबी का एरिया बताओ क्या होगा? आश्वी बता, हाफ इंटू एपीबी, ये बना। हम्म, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना? आपने सबके एरियाज निकाल लिए। आयुष बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल पीसीडी क्या होगा बेटा? यस मैम। हाँ, पीसीडी एरिया क्या होगा? पी सी सी डी मैम, पी सी। हम्म, पीसी क्यों? पीसीडी ले रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल ले रही हूं मैं। बेस क्या है? क्यू, डी सी, डी हाँ, सी हाँ, इंटू पी आर। वेरी गुड। अब तुम खुद सोचो, तुमने ये परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं, है ना? और क्यूपी और पीआर मिलकर साइड के इक्वल नहीं होंगे? परपेंडिकुलर्स ले रहे हो ना, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये रेक्टेंगल हो गया एक तरह से। चारों एंगल्स 90 दे दिए, तो मतलब इसका मतलब है पी क्यू आर स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, और ऐसे ही आपकी एम एन पी भी, एम पी एन भी स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है ना? तो तुम्हें अब करना क्या है? देखो, अब हम कहेंगे कि इफ आई ऐड दीज टू एरियाज, मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीसी, ये होगा हाफ इंटू एडी इंटू पीएम प्लस हाफ इंटू बीसी इंटू पीएम। अच्छा, आसान पता क्या होगा? सभी साइड्स को ना एक्स या कोई भी एक्स नेम दे दो। ठीक है ना, आपके लिए रिप्लेस करना आसान हो जाएगा। तो आप लिख रहे हो हाफ इंटू एक्स इंटू पी एम, हाफ इंटू एक्स इंटू पी एन। तो हाफ एक्स कॉमन ले लिया, पी एम प्लस पी एन कर दिया। समझ में आ गई बात बच्चों सबको? ये मैंने इसके अकॉर्डिंगली लिखा है। समझ में आ गया? मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, अब हम इसका लिखेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी डी। ठीक है, हाफ इंटू एक्स इंटू पी क्यू प्लस हाफ इंटू एक्स इंटू पी आर। सो दैट इज हाफ एक्स पी क्यू प्लस पी आर। ठीक है, राइट? ये तुम एरिया वन लिख सकते हो, इसको तुम एरिया टू लिख सकते हो।
है ना। पूरी इस फ्रेज को बार बार लिखने से अच्छा मैंने इसे एरिया वन कह दिया, या इसको रेड एरिया कह दिया। एपीबी वाला रेड एरिया था, इसको आपने रेड एरिया बोल दिया कि दिस इज रेड एरिया। ठीक है, और ये दूसरा वाला कौन सा था, ग्रीन एरिया बोल दिया आपने इसको। ठीक है, तो रेशियो ऑफ रेड रीजन टू ग्रीन रीजन, सो रेड रीजन टू ग्रीन रीजन। रेड रीजन में आपने क्या लिखा है, हाफ एक्स पी क्यू प्लस पी आर। और ब्लू ग्रीन रीजन में क्या लिखा है, हाफ एक्स पी एम प्लस पी एन। हाफ एक्स कॉमन हो गया। ठीक है, नाउ कैन आई से पी क्यू प्लस पी आर इज इक्वल टू ए डी। पी क्यू प्लस पी आर, ऐसे ही पी एम प्लस पी एन इज ऑल्सो इक्वल टू ए बी। तो ये भी एक्स और एक्स के इक्वल हो गए, साइड के इक्वल हो गए ना। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। तो इसका मतलब मेरे पास रेड अपॉन ग्रीन रीजन क्या हो गया, एक्स अपॉन एक्स हो गया। ये भी पी क्यू प्लस पी आर एक्स अपॉन एक्स कर दिया, तो क्या हो गया, वन। ठीक है। अच्छा, अगर आपको कोई बोले ना कि ये कैसे हुए, तो आप ये कह सकते हो कि सिंगल से परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ किया है, फिर परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ किया है, तो इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन ही बनती है। फ्रॉम पी वी आर ड्रॉइंग टू परपेंडिकुलर्स टू टू पैरेलल लाइंस। From P, two perpendiculars are drawn to two parallel lines. Therefore, QPR is a straight line. तो मैं यहां पे लिखवा देती हूं कि फ्रॉम P perpendiculars drawn to two parallel lines, वैसे भी चारों एंगल्स 90 हैं इसके, तो ये रेक्टेंगल ही बन गया, है ना। अदरवाइज कैसे होगा, ये भी 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 है, तो इसका मतलब ये लाइन पैरेलल हो गई, है ना। और ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो इसका मतलब ये भी लाइन पैरेलल होगी। तो ये तो कंप्लीट स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी पैरेलल है। ठीक है, तो इसको इस तरह लिख सकते हो, परपेंडिकुलर्स ड्रॉन टू टू पैरेलल लाइंस। फ्रॉम पी परपेंडिकुलर्स ड्रॉन टू टू पैरेलल लाइंस विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एडी। ठीक है, फ्रॉम पी परपेंडिकुलर पी क्यू एंड P are drawn to two parallel lines, which is AB and CD will form a straight line parallel to AD. ठीक है, hence PQR is a straight line. ठीक है, और फिर लिख दोगे सिमिलरली MPN is a straight line. ठीक है, वैसे तो ये MCQ में आएगा आपको, या फिर कौन से वाला, पीछे नीचे वाला, ये और छोटा कर दूं। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है सारा ये, विजिबल टू एवरीवन। ठीक है, ये हमारा हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी बहुत इजीली हो जाएगा। इसमें भी ना हमारे मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, और मिड पॉइंट्स के साथ ही हमें सॉल्व करना है। उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल पे आएंगे, वो जल्दी क्वेश्चंस रहेंगे क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फॉर्मूला। ठीक है, तो इसने सारा कुछ इसमें समझाया हुआ है, आपको डेरिवेशन समझाई है, तो वो तो हम नहीं इतना लिखेंगे। फिर सेक्टर का एरिया निकालना है, वो भी मैंने शायद आपको समझाया था, वो भी देख लेंगे। और एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट कर देंगे। और 6.3 तो कल तक मैं सोच रही हूँ खत्म करवा दूंगी, एक्सरसाइज जितनी मैक्सिमम हो सकती है वो खत्म करवा। कुछ कट किया है इसमें से, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज इसमें से, या आपके स्कूल में कुछ कट किया है इसमें, सीक्वेंस। प्रोबेबिलिटी भी तो खत्म ही नहीं की, इतना क्या प्रोबेबिलिटी में चला रही, कुछ भी नहीं है, मैंने देखी थी अभी तुम्हारी प्रोबेबिलिटी। ये है ना तुम्हें शायद। चलो बच्चों जल्दी से, अब नाश करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, फिर एरिया ऑफ सर्कल स्टार्ट करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल मुझे लगता है बहुत जल्दी हो जाएगा। लिख लिया सबने, पी एम प्लस पी एन, हाँ, इक्वल्स टू ए बी इक्वल टू एक्स।
मतलब कहते स्क्वायर के अंदर आप कोई भी पॉइंट ड्रॉ कर लो, तो आपके पास जो सामने वाले दो रीजन्स और सामने वाले दो रीजन्स, एक वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली, उनके एरियाज हमेशा सेम होंगे। समझ में आ गया बेटा ये? क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाएंगे आप, जल्दी करो। क्या बेटा? पी क्यू आर स्ट्रेट लाइन होगी ना? नहीं, क्यू पी आर लिख लो। एम पी एन लिखा है ना, तो क्यू पी आर लिख लो, या आर क्यू पी, मतलब एक ऑर्डर में हमने लिख दिया। सो मैं लिख दूंगी क्यू पी एन आर इज अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया बेटा सबको? चलो क्वेश्चन नंबर 11 करवाऊं, सबने कर दूं? आयुष इरेज कर दूं? यस मैम। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि इन ट्राइंगल एबीसी, तो ट्राइंगल ड्रॉ करो फटाफट से। ठीक है, जैसे भी हमें दिख रहा है ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया, और पढ़ते हुए साथ साथ ड्रॉ करोगे, फिगर को समझोगे कि एबीसी एक ट्राइंगल दिया, इसको नाम भी दे दो कि ये देखो ये ए और ये बी और ये सी। इन ट्राइंगल एबीसी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो हमने डी मिड पॉइंट ऐसे मार्क कर लिया। ठीक है। P इज एनी पॉइंट ऑन BC, तो P कोई भी एक पॉइंट है, उन्होंने यहां से ऐसे मार्क कर दिया। एंड Q इज अ पॉइंट ऑन AB, अगेन Q यहां पे एक पॉइंट लिया है। ठीक है। सच दैट CQ इज पैरेलल टू DP। CQ और DP आपस में पैरेलल है। चलो मेरे ठीक बन भी गए। ठीक है। अब मुझे पता नहीं, शायद इसमें मिड पॉइंट थ्योरम भी यूज हो सकती है, बट ये दोनों आपस में पैरेलल, और D तो मिड पॉइंट गिवन है। ठीक है। सो गिवन डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और फिर मुझे दिया है दैट पी डी इज पैरेलल टू सी क्यू। ठीक है। कि पी क्यू इज ज्वाइंट, पी और क्यू को भी ज्वाइन कर दिया उसने ऐसे। उन्होंने कहा चलो पी एंड क्यू को भी ज्वाइन कर देते हैं। प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बीपी क्यू, तो बीपी क्यू ये वाला एरिया हो गया। ठीक है। ये वाला, ये बी पॉइंट, ये पी पॉइंट और ये क्यू, मतलब इसने कुछ तीन पॉइंट्स ने कुछ एरिया अपने अंदर रखा है, इज हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। चलो गिवन लिखेंगे इसमें, टू प्रूव। इसमें ना मेरे ख्याल आपको कंस्ट्रक्शन ज्वाइन करना ही पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन सी डी लिख दो। ठीक है, सी और डी को हमने ज्वाइन करना ही है, तभी वो मीडियन बनकर आएगा, दो हिस्से अलग होंगे। सो एरिया ऑफ, सो एक तो ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, लेकिन हमें ये लेना है। मेरे हिसाब से ना इसको भी ज्वाइन कर देना।
दो चीजें यूज होनी है तुम्हारी इसमें। मीडियन हाफ में डिवाइड करता है, वैसे भी अगर मीडियन है तो यहाँ से एरिया हाफ हो जाएगा, मिड पॉइंट आ गया। पैरेलल विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड ऑफ द मिड पॉइंट, पैरेलल टू थर्ड, पी भी मिड पॉइंट आ जाएगा। क्यू बी सी। लंबा जाएगा थोड़ा सा। प्रूफ करवाया क्लास में ये? नहीं करवाया? ओके। तुम्हें याद है करवाया कि नहीं करवाया? करवाया है ना? हाँ, हो तो जाएगा फिर। इजी वे में करवाना है मुझे, इस तरह से करवाओ। चलो पहले तो हम यही लिखते हैं इसमें, वी हैव टू पैरेलल लाइंस एंड ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। तो पहले तो यही देखो कौन से दो ट्राइंगल्स हमारे सेम बेस पे आएंगे। तुम्हें ये पूरा एरिया चाहिए, ठीक है ना, ये वाला पूरा एरिया, ये हमें पूरा एरिया चाहिए, और पूरे ट्राइंगल का हाफ है। इसका भी मैंने हाफ, सेम पैरेलल लाइंस है, और सिर्फ एरिया यूज करना है। इसी पे क्या होता है इसका, मैंने हाफ लिया, डी मिड पॉइंट है। तो अगर मैं सी डी को ज्वाइन कर देती हूँ, लिखे, ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये डी मिड पॉइंट है ना, तो यहाँ से सी डी को ज्वाइन किया है, तो सी डी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस ध्यान नहीं आ रहा, ए सी डी, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसको ज्वाइन कर देंगे तो हाफ वाले एरिया भी मेरे पास आएंगे। इन दोनों के एरिया सेम है, एरिया, नहीं इन दोनों के नहीं होंगे, बिकॉज हमें बेस सेम चाहिए। हाँ ठीक है, हो गया। हाँ, हो गया बेटा, सीडी को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ में आ जाओ। आपको पता है कि सीडी जो है वो मीडियन है इन ट्रायंगल एबीसी। क्लियर हो गया बेटा सबको, ये वाला बात, ये वाली बात क्लियर हो रही है, जो हमने सी और डी को ज्वाइन किया। एक तो ज्वाइन जो है वो डॉटेड होगा, ठीक है, सो दैट यू नो इट्स कंस्ट्रक्शन। ठीक है, राइट। तो मुझे पता है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, सी डी इज द मीडियन। बात समझ में आ गई, सी डी इज द मीडियन। Therefore, area of triangle AB, sorry, not A, CBD, CBD is equal to area of triangle CBD, है ना, यहां से देखो ना, ये वाला, ये पूरा, ये आ गया ना, ये वाला ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल है, सी डी ए। समझ में आ गया ना, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, मीडियन of a triangle divides it into two triangles of equal area। थ्योरम है। अच्छा, इन दोनों को मैं हाफ ऑफ एबीसी भी तो लिख सकती हूँ। बड़े ट्राइंगल के दो टुकड़े करके दोनों आपस में सेम है, तो इसका मतलब हाफ ऑफ एबीसी, क्योंकि उसने हाफ ऑफ एबीसी का है। समझ में आ गया इतना? अब मतलब तुम क्या कह रहे हो, तुम कह रहे हो कि जो तुम्हारे पास ये दो ट्राइंगल्स हैं, ये वाला, ये वाला एक, और ये वाला एक, ये आपस में एरियाज इक्वल है। ठीक है,
ऐसे ही आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू डी पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सीपीडी। सी डी पी लिख लो, सीपीडी लिख दो, चलो। Triangles on the same base between the same parallel lines have equal areas. ये पैरेलल लाइंस वाला, इसमें बेस सेम है। ये है triangles on same base and between same parallel lines। ये हो जाता है, ये भी जाएगा। इससे भी इजी प्रूफ हो जाएगा एक, सिर्फ एपी को ज्वाइन करना है। ठीक है, लिख लो, चलो। इसको भी फिलहाल छोड़ करना, नेक्स्ट इसी का लिख दो। इजी प्रूफ हो जाएगा अगर एपी को ज्वाइन कर देते, सीपी को ज्वाइन करने की जगह ना सीडी। क्योंकि देखो ना, मैं सच में बताती हूँ हाउ टू अराइव एट अ प्रूफ। ये तुम्हारे पास ट्रायंगल था, क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है ना उससे भी प्रूफ कर सकते हैं, पर वो थोड़ा लंबा चला जाएगा। जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, पहले तो हमें सिर्फ मीडियन को यूज करना है। ठीक है, और मीडियन ना कुछ इस तरह से आ गया ये, और फिर इसको ज्वाइन किया हुआ है इससे, ऐसे ही ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरे पास पी है, ये डी है, ये क्यू और ए सी। समझ में आ गया? डी तो मिड पॉइंट है। आपको जो एरिया दिया है ना वो है बी क्यू पी, इन दो ट्राइंगल्स का, ये और एक ये, और पूरे ट्राइंगल का हाफ करना है। ठीक है सर, अगर मैं एपी को ज्वाइन करती हूँ, इसमें मिड पॉइंट थ्योरम नहीं प्रूव होगी? पी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी आएगा। उसके अलावा क्या कर सकती हूँ मैं? बी को मिड पॉइंट ले लूँ ना, फिर तो मेरा आराम से काम हो जाता है। अगर डी से लेते हैं ना, इस वाले ट्राइंगल में आ जाते हैं। ठीक है, सो डी इज द मिड पॉइंट, इसको पैरेलल है, पी इज द मिड पॉइंट। तो इससे जो मेरे पास आ जाएगा, ये वाला मीडियन बन गया, ये ट्राइंगल इसके इक्वल आ गया। ठीक है ना, इसके एरियाज के इक्वल आ गया। और फिर उसके बाद हम लोग हाफ जो लिख सकते हैं, एरिया ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। देखिए इसको और कैसे करेंगे, अभी फिलहाल छोड़ते हैं इसको, क्योंकि पी मिड पॉइंट लेकर मिड पॉइंट थ्योरम यूज करनी पड़ेगी मुझे, जो मुझे अभी समझ में आ रहा है। मिड पॉइंट छोड़कर कैसे करेंगे? सिर्फ हाइट को सेम करना है, ये हाइट ली, इस हाइट को लिया, और मुझे ए बी सी चाहिए। ठीक है, मैं करवाती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कल करवाती हूँ। अभी आ जाओ 6.10, जो हमारा एरिया ऑफ सर्कल है, फटाफट से फॉर्मूलाज लिखो उसके। नेक्स्ट लिखो, टू फाइंड एरिया ऑफ अ सर्कल, इसके लिए स्पेस छोड़ दो। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तब तक मैं इसको सॉल्व करके आपको भी करवा दूंगी। एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला आपको पता है ना, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीट सर्कल है, उसके अंदर का जो स्पेस ऑक्यूपाई किया जा रहा है वो है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे ही उसने कहा कि अगर मैं एक सेमी सर्कल ले लेती हूँ, सेमी सर्कल मतलब डायमीटर ड्रॉ कर दी हमने, सेंटर से पास कर रही है, तो ये जो एरिया होगा क्या होगा? दिस इज एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल। लिखो, एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल। आपको समझ में आता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2। और ऐसे ही एक एरिया होता है ऑफ अ क्वार्टर सर्कल, ये देखो ये वाला, 1/4 ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सो 1/4 ऑफ अ सर्कल क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इसका मतलब। ठीक है, तो क्वार्टर सर्कल का एरिया हम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर बाय 4। बात समझ में आ गई है? राइट, ऐसे ही हमारे पास एक और चीज होती है, दैट इफ आई टेक दिस, याद है मैंने कहा था ऐसे हम
एक सेक्टर ड्रॉ करते हैं सर्कल में, और उसने एंगल थीटा अपने पास रखा हुआ है। पूरे सर्कल के पास कितने डिग्रीज होते हैं? 360। और इस सेक्टर ने अपने पास कितना रखा? थीटा एक्स रखा, ठीक है। और आपको ये पता है लेंथ ऑफ आर्क निकालनी हो तो हम पेरीमीटर में जाते हैं। तो अगर मुझे निकालना हो एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये फॉर्मूला क्या आपको क्लिक करता है? पाई आर स्क्वायर, और सेक्टर में पिज्जा स्लाइस है, थीटा जितना अपने पास रखा आउट ऑफ 360। ठीक है ना, उसने परसेंटेज या कितना प्रोपोर्शन रख लिया। तो ये चार फॉर्मूलाज हैं जो हमें यूज करने हैं। फिर उसने एक नया वर्ड इसमें मेंशन किया जो हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना आता है हमें, तो लेंथ ऑफ आर्क होगी थी पहले हमारी। सेमी सर्कल का एरिया क्वार्टर सर्कल का एरिया में निकालना आता है। इसने ना इसमें एक और चीज यूज की है, विच इज वी ड्रॉ सर्कल सेंटर। ये हमने ड्रॉ किया, दिस इज ओ, दिस इज ए। जो ये हमने पिज्जा स्लाइस वाला पोर्शन मार्क किया है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। ठीक है। तो मतलब अगर मैं इस पॉइंट को एक्स ले लू ना, तो इसको हम लिखते हैं सेक्टर ओ ए एक्स बी, टू स्पेसिफाई कि मैं सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही हूँ। पहले मैं ओ से ए गई, है ना, ओ से पहले ए गई, ए से फिर एक्स पर गई, फिर बी पर जाना है। तो हम सर्कल वाला पाथ फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेक्टर। अच्छा, अगर मैं ए बी को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देती हूँ तो ए बी क्या होती है? कॉर्ड बनती है ना सर्कल की। अच्छा, अब ओ ए बी अगर मैं बनाऊं, ओ से ए गई, ए से बी जा रही हूं, और फिर बी से ओ, तो क्या बना ये? ट्रायंगल, ठीक है ना। तो सेक्टर में से अगर मैं ट्रायंगल को हटा दूं, सेक्टर माइनस ट्रायंगल एओबी। अच्छा, एओबी कौन सा ट्रायंगल है बता सकते हो? जरूरी हमेशा क्या होगा? आइसोसलेस होगा, बिकॉज दो रेडियाई तो इक्वल है। अब थर्ड उसके इक्वल हो जाए तो उसकी मतलब वो है, उसकी लॉटरी लगी हुई है कि अच्छा थर्ड भी साइड इक्वल होगी, लेकिन आइसोसलेस तो हमेशा बनेगा ही बनेगा। तो ट्राइंगल एओबी हमेशा एक आइसोसलेस ट्राइंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल कब होता है, मैंने आपको ये भी लिखवाया था। ये वाला सेंटर वाला ट्राइंगल इक्विलेटरल कब होता है? जब रेडियस किसके इक्वल हो जाएगी? नहीं, ये क्या है? थर्ड साइड कॉर्ड, ठीक है ना। डायमीटर की इक्वल रेडियस कैसे हो सकती है? ठीक है। सो ये लिख दो, ट्रायंगल एओबी स्पेशल केस होता है, ठीक है, स्पेशल केस। ट्रायंगल एओबी बिकम्स इक्विलेटरल व्हेन व्हेन रेडियस इक्वल्स टू कॉर्ड एबी। ये तो गोल्डन वर्ड्स है। जैसे कहा रेडियस और कॉर्ड इक्वल है, मतलब साथ ही दिमाग में बत्ती चलती है कि ट्रायंगल बन गया सेंटर वाला इक्विलेटरल। अब जो ये बचा हुआ पोर्शन है ना, ये जो आपको मून की शेप का दिखेगा, कैसा देखो, मैंने ये सर्कल लिया कुछ ऐसा, और इसका ये वाला पोर्शन हमने माइनस कर दिया। मतलब मैंने आपको कल एक सर्कुलर फिगर दी और मैंने कहा कट कर दो, तो आपने कट कर दिया, दो हिस्से बन जाते हैं। तो ये जो छोटे वाला सेगमेंट, इसको बोलते हैं, जो जैसे दो सर्कल के हिस्से बनते हैं, इसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसको? सेगमेंट। मतलब अब हाइपोथेटिकली आप देखते हो कि इसका कोई सेंटर होगा सर्कल का, उसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो एक सर्कुलर पोर्शन ये था। हाइपोथेटिकली हम देखेंगे तो एक सर्कुलर पोर्शन ये था, है ना, और एक बचा हुआ सर्कुलर पोर्शन ये था। तो जो ये वाला एरिया है, ये वाले पोर्शन को हमने कहा सेगमेंट, ठीक है। और अगर छोटी सेगमेंट है तो हम क्या बोलेंगे उसको? छोटे वाले को क्या बोलते हैं हमेशा? माइनर सेगमेंट, ठीक है। और जो बड़ा हो गया उसको क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। तो हर एक सेगमेंट का हिस्सा सेक्टर से निकलता है, सेक्टर और ट्रायंगल। तो सेक्टर में से ट्रायंगल को हटा दोगे तो वील गेट द एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हमने याद करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल हमेशा आइसोसलेस होगा, आपको सेंट्रल एंगल गिवन होगा, ट्रायंगल के एरिया हमेशा आप निकाल सकते हो। स्पेशल केस होता है व्हेन ट्रायंगल एओबी हमेशा आइसोसलेस होगा, जो सेंटर वाला ट्रायंगल है, लेकिन इक्विलेटरल तब होगा जब कॉर्ड और रेडियस इक्वल होंगे। जो इसकी कॉर्ड है ना, ट्रायंगल वाली कॉर्ड जो है थर्ड साइड, वो रेडियस की इक्वल हो जाए, तब ये ट्रायंगल इक्विलेटरल हो जाएगा, ठीक है। तो पेज 147 के लास्ट में लिखा है, देयर इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर रीजन कॉल्ड अ सेगमेंट। अंडरलाइन कर लो, ये ना आगे यूज करेंगे हम, ठीक है। तो मैं आपको ना सारी फिगर्स ड्रॉ कर देती हूँ, किस तरह से हमारे पास है, ये सब लिख लिया सबने, है ना। मतलब ये पूरा सर्कल था,
इस सर्कल का एक ऐसे पिज्जा स्लाइस मैंने कट किया, ठीक है, और इसमें से भी मैं कट कर देती हूँ ये ऐसे। पीसी मैन नहीं पहले आती थी एक गेम, उसमें जैसे ये मुंह दिख रहा है पीसी मैन का, ऐसे दिखा दो तो ये पीसी मैन दिखेगा आपको, राइट, है ना। तो जो पीसी मैन वाला पोर्शन था वो सेक्टर है एक तरह से, राइट। तो ये है मेजर सेक्टर, इसका थीटा ये, इसका एक्स और इसका मान लो वाई। तो एक्स प्लस वाई इक्वल क्या हो जाते हैं, 360 डिग्री के। और ये छोटे वाला क्या है, माइनर सेगमेंट। अब इस माइनर सेक्टर, सॉरी नॉट माइनर सेगमेंट, ये माइनर सेक्टर है, माय मिस्टेक, दिस इज माइनर सेक्टर। अब इस छोटे वाले सेक्टर को, कि ये वाले, इससे हमने ऐसे रस्सी बांध दी, ठीक है। तो इस सेक्टर को अब मैं क्या कर रही हूं, इस तरह से इसको चेंज कर रही हूं कि एक ये ट्रायंगल और एक ये इस तरह से दो हिस्से बन के। तो ये है सेगमेंट और ये है सेक्टर, ये है सेक्टर सेगमेंट, ट्राई सॉरी, ये है ट्रायंगल। बात समझ में आ गई, दिस इज द ट्रायंगल। यहां पर भी है ट्रायंगल और नीचे सेगमेंट। तो सेक्टर के हमेशा दो हिस्से होते हैं, सेक्टर के हमेशा दो हिस्से होते हैं, एक ट्रायंगल और एक सेगमेंट। बात समझ में आ गई ना। मतलब हमने जैसे वो दिखाते हैं ना जोकर को एक कैप बनाकर, एंड देन वी ड्रॉ द फेस। तो जो फेस किया वो सेगमेंट है, ऊपर ट्रायंगल, और ये जो पूरा ऐसे फेस हमने लिया दिस इज द सेक्टर। बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो अब आपने ना क्वेश्चन स्टार्ट करना है। देखो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 2 ये सब कर सकते हैं, 1 2 करो, थर्ड मैं करवाऊंगी। इसमें एग्जाम्पल तो नहीं कोई रह गया है ना, पिछले वाले एग्जाम्पल्स में करवाती हूँ मैं। ये देख क्वेश्चन कल हो गया था सॉल्व, कल मैंने वो उसमें ही लिया था। लेट मी सी जस्ट वन, एक सेकंड था बस। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करो बच्चों।
एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सबका? एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, क्या लिखा हुआ है? फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर एंड थीटा किसके इक्वल है? 60 डिग्री। तो आपने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखोगे बच्चों? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। सो इला 22/7, रेडियस कितना है? 7 × 7, थीटा इज 60/360। ये 7 कट हो गया, ये 6 हो गया, 1 × 6, दिस इज 3 और ये आ जाएगा 11, है ना? तो 77/3 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेक्टर, सेक्टर लिखा है ना बेटा? सेक्टर वाला पोर्शन ये होता है, ये वाला। तुम्हें रेडियस दी है 7 7 और डिग्रीज कितनी दी हुई है? 60। तुम्हें पूरा पिज्जा स्लाइस जो होता है दैट इज सेक्टर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 ना थोड़ा सा कैच आ जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है circumference of a circle is how much? 44 सेंटीमीटर। तो 2 πr इज इक्वल टू 44। 2 × 22/7 इंटू आर इज 44। तो रेडियस कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। नाउ इट सेज फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ? क्वाड्रेंट क्या लगता है सर्कल में? क्वाड्रेंट क्या होता है? मैंने आपको वर्ड बताया भी था, अगर सर्कल में क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो मतलब 1/4 ऑफ अ सर्कल। क्वार्टर, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब दिस इज 1/4 ऑफ अ सर्कल। 90 डिग्री का एंगल है, तो सेक्टर के हिसाब से लगाओगे तो 90/360। ठीक है। तो 1/4, 22/7, रेडियस कितना निकाला तुमने? 7 × 7। तो ये बेटा यहां से कट गया, ये 2 और ये 11, आंसर हो जाएगा 77/2 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करो आप। थर्ड अभी कल करेंगे क्योंकि इसमें मिनट हैंड की बात हो रही है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सा कॉन्सेप्ट करवाऊंगी मिनट हैंड का। तो स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन 4 हो जाएगा, 2 मिनट लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बहुत इजीली हो जाएगा। देखो बच्चों, a chord of a circle of radius 10
सबटेंड्स 90 डिग्री एट द सेंटर। सहज ऑनलाइन क्यों हो तुम आज? हो गया बेटा ये वाला? मैम आज फंक्शन था तो थक गए थे इसलिए ऑनलाइन लगा रही हूँ। ठीक है, इरेज कर दो ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्विकली देखो। लिख लिया था आज पे वो? ठीक है। क्या लिखा है? कॉर्ड सर्कल की, उसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, एंगल जो है वो 90 डिग्री सबटेंड करिए। समझ में आ रहा है कि एक कॉर्ड बनाई हमने ऐसे कि उसका सेंटर से जब ज्वाइनिंग कर दी ना उस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को, तो ये कहते हैं एंगल जो है ना वो 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर। तो अगर मैं छोटा सा इसको ऐसे बनाऊं कुछ इस तरह से कि ये कॉर्ड थी, इसने 90 डिग्री का एंगल ऐसे लिया। ठीक है। सो आई विल, आ जाओ, आई विल डॉटेड बना देंगे थोड़ा सा। ठीक है। ये ए बी। तो कहते हैं इस कॉर्ड ने इस पूरे सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड किया। छोटा वाला सेक्टर हो गया माइनर सेक्टर जिसका एंगल है 90, मेजर सेक्टर हो गया जिसका एंगल है बाकी बचा हुआ पोर्शन 270 डिग्रीज। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या लिखोगे? पाए आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई को लिखोगे 22/7, रेडियस होगा 10 × 10, नहीं पाई को इसने कहा है यूज 3.14, है ना? नीचे लिखा है क्योंकि 10 दे दी ना रेडियस, तो कहते 3.14 यूज करना आसान हो जाएगा। और फिर थीटा है 90/360, तो ये डिवाइड बाय 4 हो गया। इंटू 100 मल्टीप्लाई हो रहा है 3.14, तो समझ में आता है ये 314/4 है या 157/2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। और अगर आपको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, टू फाइंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, अब एंगल हो जाएगा 270/360। 3.14 फॉर्मूलाज लिखो ट्रिग्नोमेट्री के बैठकर, इंटू 3/4, 270/360, 3/4 आ गया। सो 314 इंटू 3/4, इसको जब आप सॉल्व करोगे लिखोगे 157 × 3 डिवाइडेड बाय 2। कैलकुलेशन कर लोगे बच्चे? कॉन्सिक्वेंटली टू फाइंड दैट मेजर सेक्टर, पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर भी निकाल सकते थे। एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते पाई आर स्क्वायर, वो आसान रहता। देखो ये तो हमने किया जब हमने एंगल को यूज किया। अदर वे राउंड मुझे इसे सॉल्व करना है, तो आई कैन से एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। पिज्जा स्लाइस एक निकाल ली, बाकी कितना बचा? ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस जो आपने ये निकाला हुआ था 157/2, क्योंकि ये क्या है 3.14, 10 × 10, आसान है ना करना। तो ये 314 में से 157.2, कैलकुलेशंस आसान होगी ना, कहाँ इंटू 3 करके फिर डिवाइड बाय 2 करोगे, कहाँ डायरेक्टली हमने सॉल्व कर लिया। समझ में आ गई बात है? ठीक है। या फिर जो ये एरिया निकाला है इसको 3 टाइम्स कर दोगे। समझ में आ गई बात है? कैलकुलेशन करनी है, आइदर वे यू कैन स्टार्ट। बात समझ में आ गई? चलो कल देख लेते हैं, टेस्ट है। यू कम प्रिपेयर्ड विद योर